Unacademy. Let's crack it. गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी कर पर। हम लाए हैं आपके लिए 16 नवंबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी, जो कि आजकल आपने देखा होगा एग्जाम्स में ट्रेंड है। करंट अफेयर्स से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है करंट अफेयर्स का वेटेज। तो हम आपके लिए लाए हैं 16 नवंबर से टॉप 10 क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आपका आज का पहला प्रश्न क्या होगा देखते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। और आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, आपके ऑप्शंस हैं। ए 16 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 13 नवंबर। और आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है और प्रेस दिवस परिषद को 4 जुलाई 1966 को बनाया गया था, लेकिन प्रेस परिषद ने 16 नवंबर 1966 को काम शुरू किया। इस वजह से हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। विश्व में आज करीब 50 देशों में प्रेस परिषद हैं और कुछ देशों में प्रेस परिषद को मीडिया परिषद भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं अपने दूसरे ऑप्शंस को कि वो यहाँ कैसे रिलेट कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड जानकारी क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 13 नवंबर को। तो 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हाल ही में मनाया गया है। फिर आपका आता है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, दो दिवस महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। विश्व स्तर पर मधुमेह दिवस, राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस। और आपका बचा हुआ ऑप्शन है 18 नवंबर। तो 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा। यह थे आपके पहले क्वेश्चन से कुछ डिटेल्स और जानकारियां। चलिए, तो हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर और हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में तुर्की ग्रां प्री चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी शूमाकर, ऑप्शन सी किमी राइकोनेन, ऑप्शन डी फेलिप मस्सा। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, हाल ही में तुर्की ग्रां प्री चैंपियनशिप के विजेता लुइस हैमिल्टन बने हुए हैं और इन्होंने मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रां प्री चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 94वीं करियर की जीत दर्ज करके खिताब सुरक्षित किया। लुइस हैमिल्टन ने 7वीं फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतकर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। आप लोगों को बता दें कि शूमाकर जर्मनी के निवासी हैं और इन्होंने भी विश्व चैंपियनशिप खिताब 7 बार जीता है। तो इन दो और लुइस हैमिल्टन ने इनकी बराबरी कर ली है। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें, लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ड्राइवर हैं और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। किमी राइकोनेन फिनलैंड निवासी हैं और फेलिप मस्सा ब्राज़ील निवासी हैं। चलिए दोस्तों, आपको इन लोगों के निवासी और टीम के नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि आजकल एग्जाम्स में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि यह खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं या क्या। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाली प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने की फैसला किया है? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी उम्मीद करते हैं, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दें। तो आपको बता दें कि किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, और यह फैसला दिल्ली राज्य सरकार ने लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम करना है। चलिए दोस्तों, तो आपको दिल्ली से संबंधित कुछ जानकारी बता दें। और दिल्ली के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में प्रदूषण गंभीर है, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि
रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाया जाएगा। यहाँ के राज्यपाल उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। यहाँ के मुख्य अगर दार्शनिक स्थलों में देखा जाए तो यहाँ अक्षरधाम विश्व मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू परिसर है, और यहाँ भारत का सबसे बड़ा दूध बाजार है जिसकी क्षमता पर डे की खपत 5 मिलियन दूध पर डे 5 मिलियन लीटर दूध पर डे की खपत है। और आपके दूसरे ऑप्शंस की भी बता दें कि कहाँ क्या है, तो बिहार के हाल ही में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, और यहाँ ये सोमवार को शपथ लेंगे, सोमवार 16 नवंबर सोमवार को शपथ लेंगे। यहाँ के राज्यपाल बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। बिहार की विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। अब आपको देखते हैं पंजाब की तरफ नजर डालते हैं, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी हैं, राज्यपाल ब्रजेंद्र पाल सिंह बदनौरा जी हैं, और यहाँ की विधानसभा सीटें 117 हैं, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7 हैं। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, और राजस्थान की आपको बता दें कैपिटल जयपुर है, जिसे भारत का पेरिस और पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जयपुर में ही सवाई मानसिंह स्टेडियम है, और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। विधानसभा सीटें राजस्थान की 200 सीटें हैं, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10 हैं। राजस्थान में ही विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है, और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, और राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य भी हैं, रणथंभौर और सरिस्का। तो देखिए दोस्तों, आपको एक प्रश्न के चलते हमने लगभग 8-10 जानकारियां महत्वपूर्ण दे दी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और चलिए अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वालकॉम को 4G चिप्स बेचने के लिए किस देश से अनुमति प्राप्त हुई है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, और ऑप्शन डी चीन। तो आप लोगों को बता दें कि क्वालकॉम को 4G चिप्स बेचने के लिए अमेरिका से अनुमति प्राप्त हुई है, और क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड इन चीन को हुआवेई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड को 4G मोबाइल फ़ोन चिप्स बेचने के लिए अमेरिका सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया गया है, और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों के लिए यह एक छूट है। कोरोना वायरस के चलते अमेरिका सरकार ने चीन के साथ व्यापार पर बहुत कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, और यह पहली ऐसी कोई समझौते को देखते हुए लग रहा है, इस डील को देखते हुए लग रहा है कि यह थोड़ी बहुत छूट है चीन व्यापार में। चलिए तो आप लोगों को बता दें अमेरिका का कि अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में नवनिर्वाचित जो बाइडन जी हैं, और यहाँ की कैपिटल वॉशिंगटन DC है। दूसरा ऑप्शन हमारा भारत है, तो हर क्वेश्चन की तरह हम भारत की भी कुछ डिटेल्स जरूर देखेंगे, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ की कैपिटल न्यू दिल्ली है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा रूस, और रूस की तरफ अगर नजर डालेंगे तो रूस की कैपिटल मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। और रूस की तरफ अगर देखा जाए तो रूस विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और इसका विस्तार यूरोप व एशिया दोनों महाद्वीप में पाया जाता है। आपका आखिरी ऑप्शन है चीन, और चीन के बारे में बता दें सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी यही है कि 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च करने वाला यह विश्व का पहला देश बना हुआ है, और चीन की राजधानी बीजिंग है, और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, और प्रधानमंत्री ली क्वेंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ईडी के निदेशक SK मिश्रा के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 महीने, और ऑप्शन डी 3 महीने। तो आप लोगों को बता दें कि ईडी के निदेशक SK मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक SK मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मिश्रा जो 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, आयकर संवर्ग के 19 नवंबर 2018 को ईडी के निदेशक के रूप में चुने गए थे। अब वह
3 वर्ष तक ईडी प्रमुख के रूप में रहेंगे। अब ईडी के बारे में आपको बता दें कि ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके निदेशक अभी अभी बताया एस के मिश्रा हैं और विशेष निदेशक सीमांचल दास हैं। यह ईडी है क्या, आखिर आपको यह भी बता दें कि यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ईडी से इतना ही। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है बोश्कियाना किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है। बोश्कियाना एक तरह से जीवनी है, और यह किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है आपको ध्यान देना होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुलजार, बी प्रकाश मनु, सी मेनका गांधी और डी कुर्तुल एन हैदर। तो आप लोगों को बता दें कि बोश्कियाना श्री गुलजार जी की जीवनी है, और बोश्कियाना हिंदी में एक नई पुस्तक अनुभवी कवि गीतकार गुलजार के व्यक्तित्व और पाठकों को उनके विचारों और दुनिया से दर्शन करवाती है। 228 पन्नों की पुस्तक गुलजार के जीवन को उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से नेविगेट करती है। इसका संपादन यशवंत व्यास जी ने किया है। चलिए तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में सौमित्र चटर्जी का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह क्या थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए बंगाली अभिनेता, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी राजनीतिक और ऑप्शन डी संगीतकार। तो आप लोगों को बता दें कि सौमित्र चटर्जी जी एक बंगाली अभिनेता थे, और इन्होंने सौमित्र चटर्जी बांग्ला फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ये प्रथम बांग्ला व्यक्ति हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इनका वास्तविक नाम उत्तम कुमार था। चलिए दोस्तों तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है। और आपके ऑप्शंस हैं नंदूर, मंदवेश्वर, लोनार झील, आसन कंजर्वेशन और कावरताल। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है। और आपके ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन ए नंदूर मांदेश्वर, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी आसन कंजर्वेशन और ऑप्शन डी कावरताल। तो आप लोगों को बता दें कि महाराष्ट्र के लोनार झील को रामसर स्थल के रूप में चुना गया है, और लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। चलिए दोस्तों आपको महाराष्ट्र से संबंधित कुछ जानकारी बता दें, जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। यहाँ विधान परिषद में सीटों की संख्या 78 है, और विधानसभा में सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलशुवाई शिखर, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में 5 नेशनल पार्क हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो आप कृपया उन 5 नेशनल पार्क के नाम याद रखें। और 5 नेशनल पार्क के नाम ऐसे हैं ताड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुंगामल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों यही था महाराष्ट्र से, इतना ही। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको पहले बता दें रामसर संधि है क्या। आखिर रामसर संधि है क्या। तो यह है रामसर आद्य भूमि समझौते पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को आद्य भूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुई थी। भारत में 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और भारत में आद्य भूमि के संरक्षण में के मामले के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित करता है। चलिए तो दोस्तों रामसर संधि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर है क्या और यह शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत याद रखें ध्यान से कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर से हुई थी। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, और इसका आंसर होगा रूस। आपके ऑप्शंस थे ब्राजील,
रूस, भारत और चीन। तो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस करेगा। और आपको बता दें कि इसके घटक, ब्रिक्स के घटक राष्ट्र हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसके 5 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और 2019 का ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो 11वां था वो उसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। चलिए तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर आज के। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? आपका क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी USA। तो आप लोगों को बता दें कि WHO ने ट्रेडिशनल मेडिकल का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए USA को चुना है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। और WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। आप लोगों को WHO के बारे में थोड़ा सा और बता दें कि इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम और उप महानिदेशक 2 हैं, सौम्या स्वामीनाथन भारतीय मूल की हैं और जैन एलिसन। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना और दे दें कि अब स्टडी कर परिवार अनअकैडमी का पार्टनर है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती हैं फ्री लाइव क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस और फ्री लाइव टेस्ट। इस सब के अलावा यहाँ पर प्लस क्लासेस भी हैं और टीचर्स की ऑलवेज अवेलेबिलिटी है जो आपके डाउट्स क्लियर करती हैं। और यह सब पाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस गूगल प्ले स्टोर से इनका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है मोबाइल नंबर दर्ज करके। यहाँ पर बहुत सारे पेड बैचेस भी चलते हैं, बहुत जो आने वाली परीक्षाएं उन सब के अलग अलग पेड बैचेस चलते हैं। और अगर आप में से कोई भी पेड बैचेस परचेस करना चाहता है और उस पर डिस्काउंट पाना चाहता है तो कृपया हमारा कोड राजा नंबर 1 उपयोग करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर बैचेस 2 अक्टूबर से लेके लगभग पूरे नवंबर के अंत तक बैचेस स्टार्ट हुए हैं। और आपको हर तरह का बैच, जैसे आप देख सकते हैं MP पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट सर्विस फाउंडेशन बैच या अदर बहुत सारे, मतलब लगभग हर परीक्षा से संबंधित आपको यहाँ बैचेस मिल जाएंगे। तो अगर आपको मन हो तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और कृपया हमें ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल सुबह फिर से, सुबह 8:30 बजे।